जुलाई 1890। कुछ दोस्त इस झील को देखने आते हैं। उनमें से एक दोस्त इस झील में नहाने के लिए उतरता है, लेकिन नहाने के दौरान ही उसकी टांगे किसी बला ने पानी के अंदर दबोचना शुरू की। उसको अपने दोस्तों ने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हुए। फिर किसी ने मशवरा दिया कि आग जलानी चाहिए। जो ही उन्होंने आग जलाई, तब जाकर वो चीज पानी में वापस चली। वो क्या था जो इस झील में छुपा बैठा था, और क्या वो बला आज भी यहां मौजूद होगी? इस सवाल ने मुझे 13,000 फुट ऊंचे इस झील की तरफ अपना सफर शुरू करने पर मजबूर किया। सफर आसान नहीं था। मेरी रफ्तार मेरे दूसरे साथियों के मुकाबले में बहुत कम थी, लेकिन तजस्सुस ने मुझे थकने नहीं दिया। मैं यहां एक झील ढूंढने आया था, मगर मुझे 3 कहानियां मिल गईं जो आज तक ये तय नहीं कर सकी कि इस पानी में असल में क्या है। कश्मीर के पीर पंजाल पहाड़ों में 13,000 फुट की बुलंदी पर एक झील है, कौसर नाग। यहां तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं। पहले आहरबल के आबशार से गुजरना पड़ता है, फिर देवदार के घने जंगलों से, और आखिर में गुज्जर खाना बदोश की ऊंची चरागाहों से हमारा सफर सत पोखरी से गुजरता है। इसको क्या बोलते हैं? मक्खन। कुछ तो बोलते होंगे ना, और मक्खन ये इस डिश को कुछ बोलते होंगे। घी वाली रोटी। यहाँ के 7 नाग देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कश्मीर की तारीख इन्हीं चश्मों के गिर्द घूम रही हो। जूं-जूं हम ऊपर चढ़ते गए, रास्ता मुश्किल होता गया। मेरा जिस्म थक रहा था, मगर दिल में एक ही सवाल था, आखिर इस झील में ऐसा क्या है जिसने सदियों से लोगों को अपनी तरफ खींच रखा है? इस झील की तरफ जाने वाले रास्ते का ये सबसे खतरनाक हिस्सा है। हम इस वक्त एक ग्लेशियर के ऊपर से चल रहे हैं। जरा सा भी पैर फिसला सीधे खाई में। इस ग्लेशियर के नीचे देखो, वो कितना बड़ा दरिया जैसा नाला जा रहा है। हमें उस रास्ते से जाना होगा और उस पहाड़ तक पहुंचना होगा। यह सफर बिल्कुल भी इतना आसान नहीं है। मेरी हालत बहुत खराब हो रही है। जिस झील का यह सफर है उसे हिंदू विष्णुपद कहते हैं। कौसर नाग नाम इसे आसपास के कौसर नाम के पहाड़ से मिला है, और संस्कृत में इस झील को करमसारा नाग कहा गया है। मगर कश्मीर में नाग का मतलब सिर्फ चश्मा नहीं होता, क्योंकि कश्मीर और नाग का बहुत पुराना नाता है। पुरानी रिवायत कहती है कि नाग इस वादी के असल बाशिंदे थे, जो सांपों की पूजा करते। वो लोग साल के 6 महीने वादी से बाहर गुजारते और फिर वापस आते। शायद इसलिए आज भी लोग इन चश्मों को सिर्फ पानी नहीं, बल्कि किसी जिंदा मौजूदगी की तरह देखते हैं। और इसी जिंदा मौजूदगी के बारे में कश्मीर की तारीख में 1 से ज्यादा कहानियां दर्ज है। मेरा मुश्ताक मोहम्मद नाम है। कहाँ रहते हैं आप? हम आए तो यहाँ कौसरनाग में है, तो सर्दी में रजौरी में रहते हैं। यहाँ हमको इससे पहले 2 महीने हो गए, अभी 2 महीने हो रहे हैं। अभी आज हमारा बाल जा रहे हैं। हाँ, डेरा पीछे ही हमने ऐसा ही जाना है हमारा बाल साहब। वापस आना है? हाँ, वापस आना है 2 दिन से बाद। हम रजौरी से निकलते हैं, हम उसको अपनी उर्दू जुबान में कहते हैं बैसाख। उस महीने में हम निकलते हैं। आज हमको हो गया, इससे पहले 3 महीने वहाँ से आए, अभी 2 महीने यहाँ ही है, फिर 2 महीने वापस जाएंगे, फिर 2 महीने से फिर बाद हम घर पहुँचेंगे।
तारीख़ हसन में लिखा गया है कि हिंदुओं का अकीदा है कि ये मुबारक चश्मा भगवान विष्णु के कदमों तले से फूटा, इसलिए इसे विष्णापाद यानी विष्णु का कदम भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यही वजह है कि इसका पानी मौसम कोई भी हो हमेशा नीला रहता है। मगर इसी झील के बारे में कश्मीर की एक और रिवायत बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी सुनाती है। सूफी शायर वहाब खार की एक नज़म के मुताबिक हज़रत बाबा दाऊद खाकी रहमतुल्लाह अलैह इस्लाम का पैगाम लेकर इस नाग तक पहुंचते हैं, मगर नाग अपना चेहरा फेर लेता है। हजरत बाबा दाऊद खाकी तोइम्बया दोप नागन कांसराग थप करस क्रीमन किनिसुयास दफ्तन। यानी एक ही पानी, दो अलग अकीदे और एक ऐसा तसादुम जो सदियों बाद भी इस झील की खामोशी में दफन है। नज़म आगे बढ़ती है। नाग के इनकार पर बाबा दाऊद अपने मुर्शिद को फुकारते हैं। आलम क्या देतुन दोपुन पीरश्तम छुम बजर छुन। रिवायात के मुताबिक इनके पीर ने अपना आसा जमीन पर मारा और इस ज़रब से एक क्रीम कश्मीरी जुबान में ऊद बलाव हलाक हो गया। तब जाकर बाबा दाऊद का रास्ता साफ हुआ और इस्लाम का पैगाम इस वादी तक पहुंच सका। ये बस एक अलामती कहानी हो सकती थी, मगर तकरीबन 100 साल बाद खुद मौरिख गुलाम हसन शाह ख्यामी इस झील की सैर के लिए कुछ दोस्तों के साथ आते हैं। इसी झील के किनारे वो कुछ ऐसा लिखते हैं जो अलामत नहीं है बल्कि एक ऐनी शाहिद की गवाही है। वो लिखते हैं, मैं एक फकीर के हमरा अपने चंद दोस्तों के साथ चश्मे कौसर नाग पर पहुंचा। हमारा एक दोस्त मज़कुरा चश्मे में नहा रहा था। तैराकी जानने के बलबूते पर जरा दूर चला गया। अचानक उसकी दोनों टांगें तैरने से रुक गईं। हमने उसकी पगड़ी एक पत्थर के साथ बांधकर इसकी तरफ फेंक दी और इसकी मदद से हम इसे खींचकर किनारे पर ले आए। हमने देखा कि एक जानवर इसकी टांगों को मुंह में दबाकर इन्हें निगल रहा था। अगरचे हमने लकड़ियों, कुल्हाड़ियों और पत्थरों से इसको बहुत मारा, लेकिन कुछ असर न हुआ। इसने हमारे दोस्त के जिस्म को घुटनों तक निगल लिया। फिर हमने इस हैवान के ऊपर लकड़ियां रखकर इस पर आग लगा दी। आग के भड़कते ही इस खौफनाक बला के अंदर से बंदूक दागने की सी आवाज निकली और वो फौरन हवा में छलांग लगाकर पानी में कूद पड़ा और अजल रसीदा दोस्त को अपनी ग़िज़ा बना लिया। यह हैवान एक जोंक की शक्ल का था जो 2 गज लंबा और नीचे की तरफ चौड़ाई 1 गज और सर की जानिब 8 गिरा चौड़ा था। इसकी खाल खुरदुरी और दानादार थी, जिस पर कुल्हाड़ियों की चोटें भी कारगर न हुई। एक नज़म में कोई बला मारी जाती है और एक तारीख में कोई चीज एक इंसान को निगलने की कोशिश करती है। सवाल ये है, क्या ये दोनों वाक़ात एक ही राज के 2 रुख है? इसी सवाल ने मुझे 13,000 फुट की ऊंचाई का ये सफर सिर्फ एक दिन में तय करवाया। यहां तक के सफर के दौरान रास्ते में हमारी मुलाकात इस खाना बदोश से हुई। उन्होंने अपना छोटा सा घर इस बड़ी सी चट्टान के नीचे बना लिया है। ये तो बहुत देर बना, हमारे वाल साहब ने बनाया था। बहुत देर बाद में, तुम्हें पहले बने 5-7-10 साल। 10 साल बाद में तू पहले बने। अच्छा, आपके फादर साहब? हाँ, गुजर गया। बना था, आप कितने छोटे थे? आप बिल्कुल छोटे, ऐसे थे। अच्छा। ऐसे थे। इनको देखकर मेरे जहन में एक और बात आई कि इतनी सख्त जिंदगी के बावजूद इनके चेहरों पर कितना सुकून नजर आता है। साल 1922 शमसार चंद कौल भी इसी रास्ते से यहां सच्चाई की खोज के लिए आए थे। वो एक उस्ताद थे।
ان کی ٹیم میں ٹینڈل بسکو بھی شامل تھے۔ وہ اس جھیل کے بارے میں لکھی گئی کہانیوں کو سائنسی نظر سے پرکھنے آئے تھے، لیکن سمسار چند کال کی اس ٹیم کو کیا ملا اور انہوں نے اپنے ٹریولاگ میں اس جھیل کے بارے میں کیا لکھا، وہ ایک مختلف کہانی تھی۔ وہ لکھتے ہیں مقامی چرواہے اس وقت بھی اس جھیل میں نہاتے نہیں تھے۔ وہ ایک بکری کی قربانی دیتے، اس کی کھال پانی میں پھینکتے۔ اگر وہ بیچ پانی میں ڈوب جاتی تو سمجھا جاتا جھیل کے دیوتا نے قربانی قبول کر لی ہے۔ ایک امریکی پروفیسر یہاں تک آئے یہ معلوم کرنے کہ سورج کی الٹرا وائلٹ ریز اس پانی میں کتنی گہرائی تک جاتی ہے، مگر ان کا آلہ جھیل میں ہی ڈوب گیا اور تجربہ ادھورا رہ گیا، اور اس طرح سے اس جھیل نے ایک بار پھر اپنا راز نہیں کھولا۔ مگر کال کی ٹیم نے اس سے بھی حیران کن بات دریافت کی۔ اس جھیل کو کوئی گلیشیئر پانی نہیں دیتا، صرف برف کے میدان، اور پھر بھی جتنا پانی جھیل میں آتا ہے اس سے کہیں زیادہ پانی جھیل کے نیچے سے باہر نکلتا ہے۔ یعنی اس جھیل کے اندر ایسے چشمے ضرور موجود ہیں جنہیں آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ تو کیا وہ مخلوق جس کا ذکر مورخ نے کیا کوئی حقیقی جانور تھی؟ شاید کوئی بڑی اود بھلاؤ یا کوئی ایسی مچھلی جو انہی نادیدہ چشموں میں پلتی رہی؟ ہمارے پاس حتمی جواب نہیں ہے، مگر اتنا ضرور ہے جس خوف نے گجر چرواہوں کو صدیوں تک اس پانی سے دور رکھا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی بنیاد ضرور رہی ہوگی۔ جب میں خود اس جھیل کے کنارے کھڑا تھا، ہوا بہت تیز تھی اور پانی بالکل خاموش۔ مجھے وہاں کوئی عجیب مخلوق نظر نہیں آئی، بس ایک گہرا سکوت تھا، وہی سکوت جس میں صدیوں کی کہانی دبی ہوئی ہے۔ یہ جھیل ایک ہی وقت میں وشنو کا قدم بھی ہے، بابا داؤد کی فتح کی جگہ بھی، ایک خوف زدہ مورخ کی یاداشت بھی، اور ایک سائنسدان کا ادھورا تجربہ بھی۔ ہر نسل نے اسے اپنے انداز میں سمجھنے کی کوشش کی، اور شاید یہی اس جگہ کی اصل کہانی ہے کہ کوئی بھی اسے مکمل طور پر سمجھ ہی نہیں سکا۔ مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس جھیل کو دیکھ کر قدرت کی کاریگری صاف نظر آتی ہے۔ ایسی جگہ دیکھ کر انسان واقعی اپنے خالق کے اور قریب تر ہو جاتا ہے۔ کشمیر میں ہر جگہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی کہانی جڑی ہے، کوثر ناگ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ یہ ساری کہانیاں جاننے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ کیا ہو اگر اس جھیل کی وہ بلا واقعی میں ہوتی، لیکن وقت کی رفتار اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے وہ جاتی ختم ہوئی ہو۔ دوسرا، اس جھیل پر سمسار چند کال کی ٹیم نے ایک ناؤ بھی چلائی تھی، ان کے ساتھ ایسا کچھ بھی پیش نہیں آیا جو مورخ حسن شاہ کھیامی کے دوست کے ساتھ آیا۔ اور تیسرا، اس جھیل کی گہرائی اتنی نہیں ہے جتنی اس کے بارے میں کہانیاں گھڑی گئی ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود کوثر ناگ آج بھی وہی ہے، خاموش، نیلا، اور ہر اس سوال کے ساتھ جو ابھی تک جواب کا منتظر ہے۔ ओ चलो करो तुसी। ओ सबसे आगे किसका गया? मेरा।